क्या मैं विजिबल हूं सभी के लिए ऑडिबल हूं? कमेंट करिएगा। सभी के लिए मैं विजिबल, सभी के लिए ऑडिबल हूं क्या? तो आज मेरे पेड क्लास का ये जो लेक्चर है, ठीक है, ये यहाँ वीडियो नहीं आ रही सर। ठीक है, कोई नहीं, तो इट्स ओके सर। तो शुरुआत करते हैं आज। जैसा कि हम लोगों ने कल तक पेड क्लास में कहां तक पढ़ लिया था, खिलजी डायनेस्टी को। अब मेरा सभी से, ठीक है ना, अब मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि देखो यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं आपको पढ़ाऊंगा और पीडीएफ से कोई मतलब मत रखिए। एक एक चीज मैं विश्वास दिलाता हूं, शायद मैं 2 दिन ले लूं इस लेक्चर को समझाने में, लेकिन जब तक आपको कुछ नया ना बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर न करा दूं, मेरे पेड क्लास का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो मैं पीडीएफ का सहारा नहीं लेना चाहता, ये सब अपनी जगह की चीजें हैं। शुरू करें क्या उस लेवल पे पढ़ा जाए कि 10वीं के एमटीएस से लेकर के सीजीएल के मेंस तक या पीएससी के प्री तक आप एग्जाम को दे सके। क्लियर है ना? तो उस लेवल पे लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूं, तुगलक डायनेस्टी को लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूं, और देखते हैं कि आज हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। सबसे इतना एक रिक्वेस्ट है, बीच में कोई कमेंट मत करना लल्ला, ठीक है ना? 45-50 मिनट तक, ठीक है ना, 45-50 मिनट तक आपको कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं ब्लैंक पेज पे इसको पढ़ाऊंगा। सिर्फ सुनना है, ठीक है ना, सिर्फ सुनना है कि क्या है, ठीक है ना, सिर्फ सुनना है। अगर कोई दूसरी पेन मिल जाए, ये बहुत आवाज करती है, अगर पॉसिबल वो नॉर्मल वाला भी मिल जाएगा तो ठीक है। ठीक है, तो शुरुआत करें। तो सब लोग एक बार जय हिंद का कमेंट हो जाए और लेट्स स्टार्ट तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, मैं कमेंट ऑफ करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं कमेंट ऑफ करने जा रहा हूं। 1 घंटे धैर्य रख के पढ़ लो, फिर उसके बाद होगा। तो आज हम लोग का जो लेक्चर है वो है तुगलक वंश के ऊपर, तुगलक वंश के ऊपर, और देखते हैं कि तुगलक वंश में क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना? तुगलक वंश में अब सब भूल जाओ, एकदम दिमाग को रिफ्रेश करो और देखो कि आज की कहानी क्या है, कैसे तुगलक वंश ने शासन किया। अगर सर हम लोग बात करें, अगर सर हम लोग बात करें इस गयासुद्दीन तुगलक की, ठीक है ना, इस तुगलक डायनेस्टी की हम लोग बात करते हैं, तुगलक वंश, ठीक है ना। मैं एक बात के लिए माफी मांगूंगा कि मेरी राइटिंग खराब है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा करिएगा, ठीक है ना। तुगलक वंश, वास्तव में तुगलक वंश का जो संस्थापक था आपके गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, उसका जब 1320 में राज्याभिषेक हुआ तो उसने अपने राज्याभिषेक के समय एक लाइन बोली थी कि वास्तव में ये गद्दी मुझे उसकी कृपा से प्राप्त हुई। उसकी कृपा का मतलब था अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का फाउंडर था, जिसे गाजी बेग तुगलक भी कहा जाता है, इसे गाजी भी कहा गया, इसे गाजी बेग तुगलक भी कहा गया, गाजी बेग तुगलक। ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं, सभी को एक नाम पता है, और वो कौन सा नाम पता है? गयासुद्दीन तुगलक। कि सर गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था, इसी को गाजी बेग तुगलक भी कहा जाता है, इसी व्यक्ति को गाजी तुगलक भी कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है ना, ये तीनों नाम एक ही हैं, आप जानते रहिए या कर लीजिए। 1320 में इसने स्थापना की अपने साम्राज्य की। कई किताबों में इसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, गाजी मलिक एक नाम ये भी है। इसने एक वंश की स्थापना की और इस नाम का है आपके तुगलक वंश। जब इसने तुगलक वंश की स्थापना की तो शुरू में इसको लगा कि यार मैं दिल्ली की सल्तनत को कैसे चलाऊंगा, तो ये बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया। 1320 में से लेकर के ये 1325 ईस्वी 1325 तक ही इसने दिल्ली के ऊपर शासन किया है। और उस 1345 पे जो इसने शासन किया 1325 तक, उस बीच की महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग निगाह डालेंगे। गयासुद्दीन तुगलक, अब इसको मैं बार बार जीटी लिखूंगा, ठीक है ना, जी और टी, गयासुद्दीन तुगलक। पॉइंट सुनो, गयासुद्दीन तुगलक मध्यकाल का, मिडविल हिस्ट्री का पहला शासक था जो सर्वसम्मति प्लेबिसाइट
आम जनता और राजकीय लोग, प्रशासनिक लोग सभी ने कहा कि यही राजा बनेगा गयासुद्दीन तुगलक। तो आम सहमति से, या यूं कह लें सर्वसम्मत सहमति, आम सहमति, सहमति, ठीक है ना, सहमति, आम सहमति से शासक बना, आम सहमति, ठीक है ना, प्लेबीसाइट से शासक बना, आम सहमति से शासक बना। ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन बनता है लल्ला, कि दिल्ली का पहला शासक जिसको जनता ने कहा कि तुम शासक रहोगे, दैट वाज ये, ठीक है ना। उसके बाद इसने खोखर सरदार गुलचंद्र से, खोखरो एक जगह था, और खोखरो जगह का जो सेनापति था उसका नाम था गुलचंद, गुलचंद से इसने खोखर सरदार, ठीक है ना, जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था तो खोखर जगह का एक सरदार था, उस सरदार का नाम था गुलचंद, ठीक है ना, गुलचंद्र, गुलचंद्र के द्वारा इसने मुकुट पहना, था मुस्लिम लेकिन इसने मुकुट पहना, गुलचंद्र हिंदू एक सरदार के साथ। इसकी जो माता थी, गयासुद्दीन तुगलक की माता भारत की थी, जाट थी, एक जाट महिला थी जो गयासुद्दीन तुगलक की माता थी, और इसके अंदर, और इसके पिता तुर्क थे। तो जाट समुदाय भी भारत में काफी साहसी होती है, तो साहसी समुदाय भारत से और तुर्क लड़ाकू समुदाय विदेश से, दो ऐसे जनजातियों, दो ऐसे जातियों का ये लड़का था कि इसके अंदर बचपन से ही एग्रेसिव क्वालिटीज थी। इसने निर्णय लिया कि मैं सिर्फ दिल्ली तक सहमत नहीं रहूंगा गयासुद्दीन तुगलक, मैं पूरे भारत पे कब्जा करूंगा। और अपने बहुत छोटे से टाइम पीरियड में इसने बहुत सारे काम कर दिए, जैसे ये प्रथम शासक था जिसने नहर निर्माण करवाया, ठीक है ना, नहर निर्माण, कैनल, सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था, तो याद रखिएगा पहला शासक यही हुआ करता था। उसके बाद इसने बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया, न ही इससे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। ये 1320 में गयासुद्दीन तुगलक शासक बना और 1325 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई सर, ऐसे अचानक से कैसे कोई मर सकता है, उसका ये 3-4 पॉइंट इसमें और ये 3-4 पॉइंट इसमें कुल मिला के 7 से 8 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताया। एक्चुअली हुआ क्या, गयासुद्दीन तुगलक का लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक, ऐसे देखो, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में बैठा हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक मानिकपुर के पास, मानिकपुर इलाहाबाद में पड़ता है, जो लोग प्रयागराज से होंगे यूपी से, मानिकपुर एक रेलवे स्टेशन है। ये गयासुद्दीन तुगलक गया हुआ था बंगाल के साइड, यहां पे था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में लड़ाई लड़के जीत करके वापस आ रहा था। तो गयासुद्दीन तुगलक के लड़के मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, पापा आप यहां से होते हुए कुछ दिन यहां पे आराम कर लो, उसके बाद दिल्ली चले जाना। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं कुछ दिन यहां आराम कर लूं तो 2-4 दिन मैं रुक जाता हूं, ठीक है ना। मानिकपुर में, इलाहाबाद प्रयागराज के पास, मोहम्मद बिन तुगलक के पास गयासुद्दीन तुगलक रुका। अब चूंकि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का विजय करके लौट रहा था, बंगाल का, तो इसके लड़के गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसे ऐसे मंच बनवाए, ये लकड़ी के ऊपर मंच बनवाया, मंच के ऊपर गयासुद्दीन तुगलक खुद बैठे, और इनके मनोरंजन के लिए, अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के मनोरंजन के लिए यहां पे आयोजन हुआ हाथी दौड़ का, कि अरे मेरे पापा युद्ध जीत के आए हैं तो हाथी दौड़ करवाते हैं, एलिफेंट रेस करवाते हैं। और इस एलिफेंट रेस में 1-2 हाथी इसके अंदर घुस गई। अब ये था तो लकड़ी का, ठीक है ना, लकड़ी का मंच कह लीजिए या महल कह लीजिए, चाहे आप मंच कहें या महल कहें, उसमें ये गिर गया तो दब गया। दबने की वजह से 1325 ईस्वी के आखिरी तक जाते जाते गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सल्तनत काल का वह कौन सा सुल्तान था जो लकड़ी के महल में दबने की वजह से मरा। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसके लड़के मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करके मरवा दिया। कुछ इतिहासकार कहते नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये एक दुर्भाग्य था, इट इज ओनली अ कोइंसिडेंस,
ये एक महज दुर्भाग्य था, संयोग था कि ये हाथी इसमें चली गई और ये लकड़ी के पिलर लगे हुए थे तो गिर गया, तो ये गिर गया तो मर गया। इतिहास के साथ ये बात दफन हो गई। लेकिन हम लोग के लिए एक नया राजा शुरू हो गया। इस गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद इसका लड़का शासक बनता है और वो है इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर डिटेल में लल्ला, तुम लोग बस थोड़ी देर कमेंट मत करना, मेरे ऊपर भरोसा रखना, एक एक पॉइंट समझा दूंगा। तुम लोग किसी लोक सेवा आयोग का भी पेपर देने जाओगे ना, तो तुम लोग थैंक यू बोलोगे कि आशु सर इतना डिटेल आपने समझाया। ठीक है, अब आ जाओ, हम लोग का लेक्चर है अब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, अब ये बनता है लल्ला शासक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग अब्दुल मजाहिद, ठीक है ना, इसका उपनाम क्या था ये देखो पेपर में पूछता है, अब्दुल मजाहिद, ठीक है ना, अब्दुल मजाहिद के नाम से ये बचपन में जाना जाता था। वैसे आपको ये भी कहते हैं, इसको जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। जौना खां सभी लोग जानते हैं, जब कभी पीएससी यूएससी में अब्दुल मजाहिद एमटीएस वगैरह में पूछ देता है तो लोग अरे यार ये कौन था, ठीक है ना, अब्दुल मजाहिद, और इसके नाम से जाना जाता है। इसने अपने आप को उलूग खां, और एक नाम अगर यहां लिख दूं तो उलूग खां के नाम से भी इसे जाना गया है, उलूग खां। तो अगर बेसिकली देखें तो तीन नाम थे इसके, उलूग खां, जौना खां और अब्दुल मजाहिद। अब्दुल मजाहिद ये इसके नाम हुआ करते थे। शासक बना ये करीब 1326, ठीक है ना, 1325 में इसका पिता मरा, लेकिन वो आखिरी था इसलिए मैं 1326 लिख रहा हूं। 1326 से लेकर के करीब करीब 1351 ईस्वी तक ये शासक बना रहा। इतिहास का इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है सर, ये भी किताब में पूछता है इसके बारे में। इसके समय एक था तारीख है फिरोज शाही, एक किताब थी लल्ला, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही, जिसे बर्नी ने लिखा था। तारीख है फिरोज शाही जिसे बर्नी नाम के राइटर ने लिखा था, और रेहला नाम की किताब जिसे इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता ने लिखा था। इन दोनों किताब से हमें तुगलक वंश की डिटेल जानकारी मिलती है, तुगलक वंश की डिटेल जानकारी। ये इब्न बतूता कहां का था ये भी पूछता है। इब्न बतूता अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मोरक्को का, ठीक है ना, ये मोरक्को का यात्री था जो भारत आया था, ठीक है ना। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का था। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बन के ये बैठता है, ठीक है ना। इसके बारे में एलिफिस्टन नाम का एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, एलिफिस्टन, ठीक है ना। एलिफिस्टन नाम के इतिहासकार ने यह कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश थे। एलिफिस्टन नाम के बड़े इतिहासकार ने कहा कि सर ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके अंदर पागलपन के कुछ अंश थे। उसने ऐसे कहा है कि इसके दरबार में अमीर को गरीब बनते हुए और गरीब को अमीर बनते हुए कभी भी देखा जा सकता था। अगर ये कुछ प्रश्न पूछा, किसी ने अच्छे आंसर कर दिए, जाओ इसको 10 करोड़ रुपए दे दो। इसने प्रश्न पूछा और किसी ने आंसर नहीं किया, वो बहुत अमीर है, इसके सारे पेट्रोल पंप बंद करवा के इसको घर में बैठा दो। तो अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनते हुए कई बार देखा गया। इसी वजह से एलिफिस्टन ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के अंश थे। पूरे इतिहास का मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन फिर भी जो आदमी पढ़ा लिखा होता है वो थोड़ा प्रयोग वगैरह करते रहता है। अलग की बात है कि इसके प्रयोग असफल हुए। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या प्रयोग किया। इसके न जीवन काल को आप दो भाग में बांट सकते हो, एक 1325 से लेके 1335 तक और एक 1336 से लेके 1351 तक। इस पूरे टाइम पे इसने प्रयोग किए और इसके राज्य में शांति बनी रही। लेकिन इन प्रयोगों का रिजल्ट यहां पे आया और ये प्रयोग फेल हुए और राज्य में अशांति बन गई, अशांति। तो इसका जो व्यवहारिक ज्ञान, बिल्कुल इसको जो व्यवहारिक ज्ञान था वो बिल्कुल नहीं था। यहां पे प्रयोग किया, इन सनों में कई प्रयोग किया, मैं अभी डिस्कस करूंगा, और यहां पे सब फेल होते गए। रिजल्ट आप कोई काम करोगे तो उसके कुछ दिन बाद आता है ना।
आज ही पढ़ो ना पढ़ो, अपनी किताब में मन लग रहा है नहीं लग रहा है, वो तो रिजल्ट कुछ समय बाद बताएगा। तो प्रयोग हुआ, फेल हुआ, क्लियर है ना। तो इसका टोटल टाइम पीरियड अगर सही कहा जाए तो 1325 से लेकर 1351 तक का विवादों से भरा रहा। सबसे ज्यादा विद्रोह, एक तो बेचारे के प्रयोग फेल होते थे और सबसे ज्यादा विद्रोह भी इसी के समय हुआ, जिसे आप रिवोल्ट कहते हैं। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछता है, इसके समय 36 विद्रोह हुए थे। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक विद्रोह किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समय हुए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सर्वाधिक विद्रोह हुए, ठीक है ना। ये अब चलो इसकी बातों को पढ़ते हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक की बातों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिएगा सर, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर बात किया जाए तो इसने कई ऐसे काम किए जो शायद इसको नहीं करने चाहिए थे। कई ऐसे काम किए, जैसे सर इसके विवादित कार्यों में से, यहां सभी को, आई होप कि सभी को दिख रहा होगा, दोआब में कर वृद्धि। यहां पे देखो ये चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, ये दोआब में कर वृद्धि, राजधानी का परिवर्तन, सिक्कों का परिचालन, खुरासन, कराचिल। मैं इन्हीं चीजों को बेटा इंग्लिश वालों के लिए लिखा हुआ है, हिंदी में मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना, बारी बारी से। टैक्सेशन इन दोआब, आ जाओ देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो दोआब एरिया में कर वृद्धि, दोआब, सर दोआब क्या होता है, देखो इसके कौन कौन से प्रयोग थे। दोआब में टैक्स इंक्रीज, कर वृद्धि, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, क्लियर है, दो नदियों के बीच को। इसने बोला कि अब जितने लोग भी थे सबके दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मैं दोआब कहूंगा। और सूफी शेख सिहाबुद्दीन को, एक इसके एरिया में एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था सिहाबुद्दीन, ठीक है ना, सिहाबुद्दीन को इसने टैक्स कलेक्ट करने के लिए रखा, टैक्स कलेक्ट, ठीक है ना, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, करने के लिए रखा। सिहाबुद्दीन जो कि एक सूफी संत हुआ करते थे, उनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए रखा। ये यहां पे जानते हो दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने की रजिस्टर बनवाया था, लेखा जोखा की किसको कितनी सैलरी दी गई। पहली बार आय और व्यय, एक्सपेंडिचर, खर्च को मेंटेन करके रजिस्टर पर दिखाने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है ना, रजिस्टर बनवाया, ठीक है ना, रजिस्टर। ये क्वेश्चन पूछता है कि सल्तनत काल का पहला शासक, ठीक है ना, सल्तनत काल का पहला शासक जिसने आय और व्यय, खर्च के लिए रजिस्टर मेंटेन करवाने वाला मोहम्मद, और कई लोगों को नहीं पता रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। उसके अलावा आपको बताएं, इसने दो आपके क्या कहते हैं, राजधानी परिवर्तन भी किया। अगला इसका जो विवादित काम था वो देखिए, राजधानी परिवर्तन। एक्चुअली सर दिल्ली राजधानी थी, तो इसको जरूरत क्या पड़ी राजधानी परिवर्तन करने की। बात देखो ऐसी थी कि ये अगर ये मान लो दिल्ली का पोर्शन ऊपर और ये साउथ इंडिया वाला पोर्शन, तो दिल्ली यहां पड़ जाता था, यहां के एरिया को ये कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो इसने सोचा मैं दिल्ली की जगह अगर राजधानी देवगिरी कर दूं, देवगिरी की जगह, और देवगिरी का नाम इसने रख दिया था दौलताबाद, ठीक है ना, दौलताबाद। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि देवगिरी को इसने क्या नाम रखा था, दौलताबाद। तो इसका सोचना था कि मैं इधर से इधर भी कंट्रोल कर लूंगा, इधर भी कंट्रोल, इधर भी कंट्रोल, इधर भी कंट्रोल। तो मेरी राजधानी अगर ये हो जाएगी तो मुझे बड़ा रिलैक्स रहेगा। इसलिए इसने कुतुबुल इस्लाम, और याद रखना इस दौलताबाद को एक और नाम से जाना जाता है, कुतुबुल इस्लाम नगर, ठीक है ना, कुतुबुल इस्लाम नगर। एक्चुअल में सल्तनत काल वालों ने इसका नाम यही रखा था, कुतुबुल इस्लाम नगर। उसको हम लोगों को बता दिया जाता है दौलताबाद, एग्जाम में भी देवगिरी दौलताबाद आता है, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए जानो कि इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतुबुल इस्लाम नगर भी कहा था। राजधानी परिवर्तन किया लेकिन यह भी असफल रहा। राजधानी परिवर्तन करने में दिल्ली से देवगिरी, भाई राजधानी परिवर्तन हो रही तो बिल्डिंग विल्डिंग शिफ्ट कर दो, ऑफिस शिफ्ट कर दो, इतना सनकी था मोहम्मद बिन तुगलक।
राजधानी के कुत्ते तक को इसने दिल्ली से उठवा लाया दौलताबाद, कि जब राजधानी परिवर्तित हो रही तो सब चलेंगे वहां पे। बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हैं यार। इब्न बतूता ने अपनी किताब रेहला में लिखा है कि इसने अंधे व्यक्तियों को गाड़ियों के ऊपर लदवा लदवा करके यहां से यहां शिफ्ट करवाया। कि नहीं, सनकी टाइप का था ना, इसको पागल शासक, सनकी शासक, पैसे वालों का शासक, ऐसे ही थोड़ी कहा गया है। बोल दिया कि भाई मैंने बोल दिया राजधानी परिवर्तन, तो राजधानी परिवर्तन। अब दिल्ली से देवगिरी चलो, तो जो अंधे थे बोले मालिक हम कहां से चलेगा, इनको उठा के गाड़ी पे फेंको, फेंक के ले जाके यहां गिरा दो। अरे मैं इसकी बात तो छोड़ो, बहुत बड़े इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब में यहां तक लिखने से परहेज नहीं किया कि इसने कुत्ता बिल्ली जो पकड़े गए उनको भी उठा करके यहां रखवाया, कि ये राजधानी के कुत्ते हैं तो दूसरी राजधानी में रहेंगे, ये राजधानी की बिल्ली है तो दूसरे। ये बर्नी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। तुम लोग को लगेगा कि ये, और ये राजधानी परिवर्तन का काम इसने 1326 से लेकर 1327 के बीच में लगभग करना शुरू कर दिया था। समझ रहे हो ना, ये इसने करना शुरू कर दिया था। ओके, उसके अलावा इसने बताएं, एक इसने चीज चलाई थी राजधानी परिवर्तन के अलावा, ठीक है ना। वैसे इसने जो तर्क दिया था कि मैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सांस्कृतिक और प्रशासनिक, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड बनाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं राजधानी परिवर्तन कर रहा हूं। अच्छा, राजधानी परिवर्तन किया तो खूब पैसे खर्च हुए। भाई पैसे खर्च होंगे ना ये सब करने में। तो देखो इसका तीसरा काम, जब खूब पैसे खर्च हुए तो लगा कि यार अब तो पैसे रह ही नहीं गए, ये तो तांबे के सिक्के हैं। तो बोला तांबे के सिक्के को चांदी का सिक्का मानो, तांबे के सिक्के को चांदी का सिक्का। इसने सांकेतिक मुद्रा चलवाई, जिसे आप इंग्लिश में लल्ला टोकन करेंसी कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है ना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ला दिया। और सांकेतिक मुद्रा के बारे में भी आपको बताएं, इसने कहा कि अब ये, अच्छा एक भाई इसकी जनता इससे बड़ी वाली, एक राजा होता है कि भाई राजा कोई काम कर रहा है तो थोड़ा उसको देखो। जनता के घर में तांबे के बर्तन थे, तांबा का बर्तन। जैसे ही जनता को यह पता चला कि तांबे के सिक्के की वैल्यू चांदी के सिक्के जैसी हो गई है, जनता अपने घर में तांबे के बर्तन को गला दी, ठीक है ना, गला दी, और गला के उसका सिक्का बनाने लगी। भाई राजा का काम ये सब था ना। अब सबके पास इतने सिक्के हो गए कि पता चला अरे वाह, सब इकोनॉमी ही भ्रष्ट हो गई। तो फिर इसने जियाउद्दीन बर्नी और अपने इतिहास, उस समकालीन इतिहासकारों से कहा नोटबंदी होगी, सब लोग सिक्के ला करके किला के बाहर जमा करो। तो इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने एक किला बनवाया था, तुगलकाबाद का किला। यमुना नदी के किनारे दिल्ली में एक किला है, तुगलकाबाद का किला। उस तुगलकाबाद के किले के पास पूरी जनता को, ठीक है ना, पूरी जनता को यहां पे सिक्के ला करके जमा करना पड़ा। पूरी जनता ने सिक्के लाके जमा किए। सिक्के इतने ज्यादा हो गए कि किले से बड़ा सिक्का खड़ा हो गया, सिक्के का पहाड़ खड़ा हो गया। उस सिक्के के पहाड़ पे आला मोहम्मद बिन तुगलक खड़ा हुआ और खड़ा होकर के बोला अरे यार मुझसे भूल हो गई। तो बगल में खड़े इतिहासकार ने कहा हुजूर इतनी बड़ी भूल जो पहाड़ से भी ऊंची है, इसे भूल कहते हैं। तो बोला यार अब तो गलती हो ही गई है। तो सांकेतिक मुद्रा जो इसने चलाया वो भी इसका फेल रहा। अब सुनो, अभी तक मैंने 3 बताए, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा चलाना, दोआब एरिया में कर बढ़ाना, 3 परिवर्तन। चौथा 5वां सुनो सर, इसने एक खुरासन और एक कराचील नाम का अभियान चलाया, ठीक है ना। खुरासन और कराचील, कराचील जो है, पहले कराचील सुन लो। कराचील अभियान, ये पूछता है कि कराचील अभियान किसने चलाया, क्या था कराचील अभियान। कराचील अभियान इसका क्या था सर, ये भी फेल हुआ था। देखो कराचील जो है एक्चुअली ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है, ठीक है ना, हिमाचल क्षेत्र में पड़ने वाला एक जगह था। इसने अप्रैल मई के महीने में, देखो पूरी कहानी सुनो, रटना नहीं पड़ेगा। मैं क्यों कहता हूं कि मेरे क्लास में ना पीडीएफ की जरूरत है ना, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट समझ लो। अपनी सैनिकों से कहा कि सुनो मई जून का महीना चल रहा है, हम लोग कराचील में युद्ध करेंगे।
सेना बोली सर अगर उस पहाड़ी इलाके में जाएंगे पैसा बड़ा खर्च होगा, हमारे 3-4 महीने भी लग जाएंगे, पता नहीं कितने दिन में हम लोग युद्ध जीत के आएंगे, तो सर आप में हम लोग को देख लो ना। तो ये बोला ठीक है, तुम लोगों को मैं 5-5 6-6 माह का वेतन एडवांस में दे देता हूं, वेतन एडवांस, ठीक है ना, एडवांस दिया। और बोला कि सुनो तुम लोग को यही लग रहा है ना सैनिकों कि तुम्हारी फैमिली खाएगी क्या, तो अपनी फैमिली के लिए सैलरी दे दो और चलो मेरे साथ लड़ने। सबने कहा कि यस ठीक है चलो चलते हैं। अब देखो मई जून के महीने में निर्णय लिया, कुछ दिन इसका मन इधर उधर के काम में लगा, तब तक जुलाई अगस्त में बारिश होने लगी। सेना बोली हुजूर चला जाए, बोला पागल हो, बारिश का महीना चल रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे, अभी नहीं जाएंगे। अगस्त सितंबर बीता तो सैनिकों ने कहा कि हुजूर अब चला जाए सितंबर में। इसने कहा हाँ कुछ दिन में बताता हूं। फिर इसने सितंबर अक्टूबर के शुरुआत में बोला यार अब युद्ध पे चलना है। सेना बोली कि सर आप सैलरी दिए थे जून में, आ गया सितंबर, 5-6 महीने बीत गए, पैसे तो खर्च हो गए, दोबारा एडवांस दो हमको। बोला ना इतने जूते मारूंगा तुम लोगों को मेरे सैनिकों, 6 महीने का एडवांस लिए बैठे हो और हमसे दोबारा सैलरी मांग रहे हो। सैनिक मरता क्या ना करता, अब ये गुस्सा हो गया। नहीं एलिफेस्टन ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश था, वो बोला ना मारेंगे तुम लोग को, बेवकूफ टाइप के कहेंगे, चलो अब हमारे साथ लड़ाई करो कराची का। सेना बोली अरे सर। सेना और इसके गतिरोध में अक्टूबर नवंबर आ गया। नवंबर में कराची क्षेत्र में बर्फीले तूफान चलने लगे, बर्फीले तूफान। इसकी सेना बोली सर तूफान के बाद चला जाएगा, कहा बेवकूफ मत बनाओ, अब तुमको हमसे हमारे साथ चलना पड़ेगा। मजबूरी में इसकी सेना कराची पे हमला की, रास्ते में ही बर्फीला तूफान आ गया, आधे से ज्यादा सेना इसकी तूफान में दब के रह गई और जो थोड़े बहुत जिंदा बच गए वो अपना जान बचा करके दिल्ली भाग आए। इस तरह इसका कराची अभियान फेल हो गया। इसी तरीके का इसने एक और अभियान चलाया, खुरासन अभियान। अच्छा देखो इसी क्वेश्चन को ना एग्जाम में ऐसा पूछता है कि कराची अभियान था, मैदानी क्षेत्र में चलाया गया मोहम्मद बिन तुगलक का एक अभियान, पहाड़ी क्षेत्र में चलाया गया एक अभियान, नदी के क्षेत्र में चलाया गया एक अभियान, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आप क्या करेंगे, बताइए आप क्या करेंगे, ठीक है ना, बताइए आप क्या करेंगे इसको, ठीक है ना, इसको आप क्या करेंगे, क्या था ये, इसके बारे में बताओ, इसको इसका आंसर करो तुम लोग, ठीक है ना, इसका आंसर करो, ठीक है ना, इसका आंसर करो। हाँ निश्चित तौर पे पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है ना, निश्चित तौर पे पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। मैंने कमेंट आपके रोक दिए हैं, मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स मैंने कमेंट रोक दिए हैं, मैं आपके कमेंट देख लिया, आप लोग पहाड़ी क्षेत्र में लिख रहे हो, इट इज गुड, ठीक है। कनौजिया नाम के एक स्टूडेंट लिख रहे हैं रिवर क्षेत्र में, उसी नदी में 2 चुल्लू पानी पी के आराम क्यों नहीं कर लेते हो तुम, नदी क्षेत्र में। देख रहे हो इतना पढ़ाने के बावजूद एक लिख रहा है कि नदी क्षेत्र में चलाया गया अभियान था, उस नदी में ही भैंस लिए बैठे हुए हैं, जा उसी में भैंस पिला दो, पागल, देख लो आओ तुमको नाले क्षेत्र में भी लेके चलते हैं। कराची अभियान के बाद आओ अब हम लोग आते हैं खुरासन अभियान पे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है खुरासन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया खुरासन अभियान, ठीक है ना, खुरासन अभियान। खुरासन ये अफगानिस्तान साइड एक ऐसा जगह था, मतलब अफगानिस्तान मतलब खुला मैदान, ये मैदानी क्षेत्र का अभियान था जो कि मंगोलों के कब्जे में था। इन मंगोलों से खुरासन नामक जगह को मुक्त कराने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अभियान चलाया उसे खुरासन अभियान कहा गया और यह मैदानी क्षेत्र में चलाया गया एक अभियान था, ठीक है ना। अच्छा सारे अभियान फेल हो रहे हैं, सारी बातें। अच्छा उसके अलावा इसने किसानों के लिए 2 नए लगान शुरू, एक प्रकार का व्यवस्था शुरू किया था। एक लोन, जैसे नहीं एग्रीकल्चर लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, इसने सोनधार और तकावी, सोनधार और तकावी नाम के इसने लोन शुरू किए थे, एग्रीकल्चर लोन, ठीक है ना, लोन लेकिन कैसा, एग्रीकल्चर लोन, ये बात याद रखना। सोनधार और तकावी नाम का इसने लोन शुरू किया था। और एक बात आपको बताएं, दिल्ली सल्तनत का किसानों के लिए ये पहला शासक था, किसानों के लिए दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसके समय अकाल पड़ा तो इसने अकाल पीड़ितों की सहायता की, ठीक है ना, अकाल पीड़ितों की सहायता करने वाला पहला शासक, अकाल पीड़ितों की सहायता तुगलक वंश में करने वाला पहला शासक यही था, ठीक है ना। और सहायता ऐसे ही किया, लोन वगैरह देकर के इसने सहायता किया, ठीक है ना, लोन वगैरह। बल्कि आपको बताएं कि जब ये अकाल पड़ा था तो ये दिल्ली छोड़ के चला गया और बहुत कम लोगों को पता होगा कि दिल्ली छोड़ करके इसने शाही शिविर से दिल्ली छोड़ के ये कानपुर तक चला गया और कानपुर के पास कन्नौज नाम की एक जगह पड़ती है, कन्नौज, कन्नौज से 80 किलोमीटर दूर, कन्नौज से 80 किलोमीटर दूर इसने 2 महीने तक रहा कन्नौज के निकट। उस जगह का नाम इसने रखा स्वर्ग द्वारी,
स्वर्गद्वारी नाम का इसने एक शहर भी बसाया, जिस शहर में ये इस सूखे के समय, अकाल के समय, कन्नौज जो कि यूपी में पड़ता है, पहले इसने दिल्ली छोड़ा, दिल्ली से कन्नौज, कन्नौज से 80 किलोमीटर दूर इसने स्वर्गद्वारी नामक एक शहर बसाया था। उस शहर में ये 2 माह तक जाकर के रहा था, 2 महीने तक ये जाकर के यहां पे रहा था। एक बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा था, ग्रुप डी का क्वेश्चन, कि स्वर्गद्वारी नामक शहर किसने बसाया, नहीं पता लोगों को। अब क्या कर सकते हैं, इसीलिए डिटेल पढ़ा करो, खूब डिटेल पढ़ा करो पेड बैच में, समय लगे तो लगे, सिलेक्शन होना मायने रखता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो, तो ये सब अब समझ में आ ही गया होगा कि दोआब एरिया क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी क्या है, खुरासन अभियान क्या है, कराची अभियान क्या है। इसने लगभग 5 अभियान चलाए, 5 प्रोजेक्ट, और पांचों के पांचों फेल हो गए, पांचों के पांचों फेल हो गए थे, ये इस पीपीटी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर लल्ला आप अगले पे देखें, ठीक है ना, अगर आप अगले पे देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि एक बार की बात है। अच्छा, इसी के समय आपसे एक बात पूछ सकता है कि किस सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला राज्य कौन सा था। हमेशा याद रखना, दिल्ली का लगभग पूरे पे कब्जा था, दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला पहला राज्य बंगाल था, ठीक है ना। बंगाल वाज द फर्स्ट स्टेट हु सेपरेट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला पहला साम्राज्य कौन था, बंगाल। अब देखो, एक और तुम लोग को मजेदार बात बता रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना था 1323 में, 1325 में, 1325 के लास्ट में। ये भारत का ऊपर का मैप, मैं बात कर रहा हूं करीब 1323 ईस्वी की, जब मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक राजा था। तो यहां पे एक जगह हुआ करता था जिसको क्या कहा जाता था कि विजयनगर। अभी आप इसको हम्पी के रूप में जानते हैं, विजयनगर ही वर्तमान हम्पी है। यहां पे एक वंश राज्य किया करता था, ठीक है ना, जिसको हम लोग, वो कौन सा वंश कहते हैं यार, जिसके हरिहर और बुक्का वो थे, सेनापति थे, संगम नहीं, छोड़ो, अभी याद नहीं आ रहा है वो शब्द, मैं बता दूंगा। यहां पे 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने लड़के मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा, और यहां पे 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, ये दोनों सेनापति हुआ करते थे। हरिहर और बुक्का सेनापति हुआ करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक राजकुमार के रूप में यहां आया, इन दोनों को हराया, इन दोनों को कैद किया, और कैद करके इन दोनों को अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में 1323 में ले जाके पटक दिया। और तभी इस 1323 का नाम कुतुबुल इस्लाम नगर रख दिया गया था। जो देवगिरी था, वो देखो, शुरू में इसका नाम था देवगिरी, देवगिरी के बाद इसका नाम रखा गया कुतुबुल इस्लाम नगर, और जब मोहम्मद बिन तुगलक यहां आया तो उसने इसी देवगिरी को कर दिया दौलताबाद, इसी देवगिरी को उसने कर दिया था दौलताबाद, 1336 ईस्वी में, करीब 1333 में। अच्छा, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो समझो कि हरिहर बुक्का 1323 से ही दिल्ली में कैद थे। हरिहर बुक्का, अब क्या हुआ सर उसके आगे, हरिहर बुक्का कैद तो थे, और अब दिल्ली का शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक, और समय आ चुका था 1333। शासक तो ये 1325 से ही लगभग बन गया था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में कन्वर्ट करवाया। कहा कि तुम दोनों करीब 1323 से ही यहां पे बने हुए हो, अब तुम दोनों मुसलमान में बन जाओ। दोनों उसके अच्छे परिचय में आ गए थे, दोनों ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और आ गया 1333, ठीक है ना, 1333। यहां पे साउथ में विद्रोह हुआ। जब साउथ में विद्रोह हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का से कहा कि देखो, तुम दोनों यहीं के हो, तुम दोनों को यहाँ का गली मोहल्ला व्यवहार सब पता है, जाओ ये जो विद्रोह हुआ उसे दबा करके आ जाओ। हरिहर और बुक्का बोले, जी हुजूर, हम लोग जाते हैं, विद्रोह दबा के आते हैं। हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पे यहाँ पे आ गए। हरिहर और बुक्का ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया, यहाँ के विद्रोह को दबा दिया हरिहर बुक्का ने। फिर हरिहर बुक्का ने इसको सूचना भेजी कि हुजूर, हम लोगों ने देवगिरी के विद्रोह को दबा दिया। इसने कहा, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, अब एक काम करो, कुछ दिन यहीं पे रुके रहो ताकि दोबारा विद्रोह ना हो जाए। हरिहर बुक्का रुके रहे। हरिहर बुक्का की बचपन के टीचर, हरिहर बुक्का लोकल तो यहीं के थे, इनके एक बचपन के टीचर थे जिनका नाम था विजय सागर। एक दिन विजय सागर से इन दोनों की मुलाकात हो गई, हरिहर बुक्का की, दोनों भाइयों की। विजय सागर का, क्या तुम दोनों मुसलमान बने फिर रहे हो, चलो तुमको हिंदू बना दें, और किस मोहम्मद बिन तुगलक से तुम लोग डर रहे हो, उसको यहां आना ही नहीं है, तुम लोग हिंदू फिर से बन जाओ और यहां पे एक नया साम्राज्य बसाओ और खुद राजा बनो। अपने गुरु विजय सागर की बात इन दोनों ने मानी, और अपने गुरु के कहने पे इन्होंने विजयनगर की स्थापना कर दी। अपने गुरु के नाम पर इन्होंने विजयनगर बसाया, और विजयनगर के दोनों शासक बन गए। हरिहर बड़ा भाई था तो हरिहर शासक बना। इनके पापा, इनके पिता का नाम हुआ करता था चंद्रवंशी संगम। हरिहर बुक्का के पापा का नाम था चंद्रवंशी संगम। पॉइंट समझना,
विजयनगर बसाने के बाद दोनों ने अपने पिता चंद्रवंशी संगम के नाम पे यहां पे कौन सा वंश शुरू कर दिया? तो संगम वंश शुरू कर दिया, संगम वंश की शुरुआत हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये बन गए। एक आदमी होता है अपनी गलतियों से सीखता है और एक आदमी होता है अपनी गलतियों से नहीं सीखता है। ये देखो अब क्या हुआ, अगला पॉइंट देखो, यहां पे दिल्ली, यहां पे बैठा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, यहां पे आपके विजयनगर, ये बन चुका था विजयनगर, और साउथ के इस वाले पोर्शन में फिर विद्रोह हुआ। इस बार मोहम्मद बिन तुगलक ने यहां से अपने एक विश्वस्त को भेजा जिसका नाम था हसन गंगू, और अब समय था 1347। हसन गंगू को मोहम्मद बिन तुगलक कहा यार कि तुम यहां चले जाओ, यहां विद्रोह हुआ है, जाकर के इस विद्रोह को दबा दो। और सुनो, बेईमानी मत करना हरिहर और बुक्का की तरह। हसन गंगू का, अरे सर हम बेईमान, अरे बिल्कुल नहीं, हमको जाने दीजिए। हसन गंगू यहां आया, विद्रोह को दबा दिया और अपना नाम बदल करके रख लिया बहमन शाह। अपना नाम यहां पे बदल दिया बहमन शाह, और बदले हुए नाम के साथ यहां पे बहमनी साम्राज्य बैठा दिया, बहमनी साम्राज्य। 1336 ईस्वी में 33 में यहां विजयनगर बन गया और यहां बहमनी, और ये यहां मुंह ताकते रह गए। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किस शासक के समय विजयनगर बना, किस शासक के समय बहमनी बना, बहमन शाह का ओरिजिनल नाम क्या था, बहमनी साम्राज्य का फाउंडर क्या था, ईयर क्या था, विजयनगर कौन थे, या विजयनगर साम्राज्य का, इसी में से एमसीक्यू बनेगा ना। आसमान से तो एमसीक्यू बनेगा नहीं लल्ला, बात तो समझ रहे हो। यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में काम आएगा। मेरे पढ़ाने के बाद जब ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी तो उसके बाद लल्ला इसको सुन सुन करके अपने नोट्स बना लेना अपने शब्दों में। कोई पीडीएफ मत डाउनलोड किया करो, अपने हाथ से लिखा गया नोट्स बेस्ट होता है, ये बात याद रखना। मैं आज तक, मैं भी एक स्टूडेंट हूं यार, कसम से तुम्हें बता रहा हूं, आज तक मैंने जीवन में किसी टीचर का कोई पीडीएफ नहीं पढ़ा है, अपना खुद का नोट्स बनाया हूं। समझ रहे हो ना। तो मुझे अपने नोट्स पे भरोसा रहता है। टीचर का काम है कॉन्सेप्ट देना, स्टूडेंट का काम है नोट्स बनाना, बनाओ। खैर, विजयनगर, फिर ये दोनों जो हैं, विजयनगर और ये दोनों आपस में खूब लड़े, विजयनगर वाले और ये दोनों, यहां के एरिया को लेकर के कि इस एरिया पे शासन किसका रहेगा, ठीक है ना। और ये लड़ाई, विजयनगर और बहमनी की लड़ाई 1565 ईस्वी में समाप्त होती है, जब ये लोग लड़े राक्षसी तांगड़ी, ठीक है ना। राक्षसी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 1565 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे हम लोग राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, ठीक है ना। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, या बेटा इसी को मेरे भाई हम लोग बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना, बनी हट्टी का युद्ध कहते हैं। या फिर लल्ला इसे हम लोग यूरोपीय राइटर की बुक उठाओगे तो कृष्ण का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ कृष्ण, ठीक है ना। इसी को हम लोग कई नाम से जानते हैं, कृष्ण का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, बनी हट्टी का युद्ध, ठीक है ना। और इसको एक और नाम से जानते हैं, वो भी एक छोटा सा नाम है, ठीक है। इन युद्धों में विजयनगर वर्सेस बहमनी लड़े, बहमनी जीत गए, विजयनगर हार गया, बहमनी जीत गए और विजयनगर हार गया। इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चलता रहा। मोहम्मद बिन तुगलक लास्ट में 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है। सिंध जो आज पाकिस्तान साइड पड़ता है, कुछ एरिया उसका भारत में भी है, उधर एक जगह है थट्टा, सिंध से लौटते समय थट्टा नामक जगह पे 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आज मैं इतने ही पे रोक देता हूं, फिरोज शाह तुगलक और उसके आगे का कल पढ़ाऊंगा। एक दिन में यार